कहाँ से थे बच्चों, बताएगा कोई? लैंड उसमें सॉइल से थे ना शायद। यस सर, इसे सॉल्व करना है। सॉइल ऑनवर्ड स्टार्ट करना था। लैंड तो कर लिया था। लैंड हो गया था, सॉइल एज अ रिसोर्स। यस सर, यहाँ यहीं से से। यस सर। यस सर, यहीं से। यस सर। ठीक है। वैभव, यस सर। वैभव स्टार्ट करोगे? यस सर। फटाफट बेटा ये दोनों पोर्शन कर दे फटाफट से। सॉइल एज अ रिसोर्स Okay, sir. Soil as a resource. There are several things responsible for the formation of soil like A. Climate, B. Relief, nature, parent rock, time, change in temperature, actions of running water, wind, and glacier, activities of decomposers. Classification of soil. India has very relief features, landforms, climatic realms, and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. 1. Classified on the basis of color. So थोड़ा नीचे करो। एक सेकंड। Classified on the basis of color, thickness, age, chemical and physical properties. 2. Types. Alluvial soil, black soil, laterite soil, arid soil, red and yellow soil. सर नीचे करना। Mountain soil और forest soil. अच्छा देखो, अभी तक तो बेसिकली इसमें समझने ऐसा कुछ खास नहीं है, बस फटाफट से एक रनिंग में बता देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, देखो सॉइल फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? क्लाइमेट, ठीक है, रिलीफ, ठीक है, नेचर, नेचर की तरफ से क्या सपोर्ट आ रहा है, वहां पर कैसा क्लाइमेट है, रिलीफ कैसा है उस एरिया का, और रिलीफ समझते हो ना तुम लोग? यस सर, लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म। यस सर, लैंडफॉर्म। हाँ हाँ हाँ। नेचर, ठीक है, पेरेंट रॉक, टाइम, किस कौन सा टाइम चल रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना क्विकली हो रहा है, कितना कम ज्यादा हो रहा है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, ठीक है, वहां पर पानी का जो, फॉर एग्जांपल अगर कोई नदी के किनारे कोई जगह है या कोई डेजर्ट है या कोई ग्लेशियर है तो उसके आसपास का कैसा वो है, वो सब चीजें। दूसरा एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर, डीकंपोजर्स समझते हैं किसी चीज को? यस सर। जो डीकंपोज करे, डिकम्पोज देते हैं। शाबाश। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो बेसिकली कुछ चीजों पर ये डिपेंड करती है कि कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे हम इसको। सबसे पहले कलर हो गया, फिर उसकी थिकनेस हो गई, एज हो गई, कितनी पुरानी सॉइल है वो, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा हम टाइप्स की अगर बात करते हैं, सो वी हैव सेवरल टाइप्स हियर, लाइक एलुवियल सॉइल है हमारे पास, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक है, यस सर। ये एक मैप है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया का मैप, कि इंडिया में कहां कहां मेजर कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा Yes. बड़ा कर। यस सर। शायद अच्छा, ओके सही। अब हम यहां देखेंगे, अब थोड़ा बेटर क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरिया अगर हम देखते हैं तो माउंटेन्स तो ऑब्वियसली इंडिया में या तो जेएनके, हिमाचल, उत्तराखंड में है थोड़े बहुत। ठीक है,
या फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मेजर माउंटेन एरिया तो यही है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो जिन Yes, sir. एरियाज में यहाँ पर या तो माउंटेन्स हैं या फिर फॉरेस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, तो उस एरिया में, सिक्किम में भी है तो थोड़े बहुत नागालैंड में भी। ठीक है, लेकिन वहां पर माउंटेनस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल नहीं मिलती है उतनी, वहां पर आपको रेड एंड येलो सॉइल ही मिलेगी ज्यादा। ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया आपका, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट है और एरिड है। ये सारे इस मैप में आपको मिल जाएंगे। ये मैप आपको आपके जो सॉफ्टवेयर आपको दिए, वो क्या बोलते हैं, जो पैकेज दिया गया है सॉफ्ट कॉपी, प्लस आपको आपके एनसीईआरटी की बुक में भी शायद ये है। ठीक है, यस सर, गिवन है। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सा, ये मैंने इसको वो किया गया है, ठीक है, क्लासिफाई करवाया है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि कौन सी सॉइल कहां पर मिलती है। ठीक है, दूसरा उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें हो रही हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये एक्चुअल में सिर्फ इसलिए है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और एक क्लासिफाई करके आप एक सॉइल को पूरा प्रॉपर याद कर लो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सैंडी सॉइल या एरिड सॉइल बोलते हैं जिसको, वो कहां मिलती है, तो अच्छा एक आपके दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि जो डेजर्ट की सॉइल है, जो एरिड सॉइल है, वो सैंडी सॉइल है, वो कहां मिलेगी, जहां डेजर्ट है। यस सर, वेस्टर्न राजस्थान एंड parts सम of पार्ट्स ऑफ Gujarat. गुजरात। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको जो डेजर्ट है वो पहाड़ों में मिल जाएगा। नो नो सर। सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा समझ रखनी है कि भैया जो एरिड सॉइल है वो कहां मिलेगी, जहां पर डेजर्ट है। तो राजस्थान हो गया और गुजरात में कच्छ वाला जो पार्ट है वो हो गया। ठीक है, सर और कोई Yes, sir. डेजर्ट नहीं पाया जाता? इंडिया की बात कर रहे बेटा। Sir, cold desert भी है, लद्दाख. यस सर, लद्दाख और Yes, sir, बाकी cold इलाके। desert. पर बेटा एक बात तो बताओ, मैंने आपको बताया कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा, वो सैंडी सॉइल नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वो कोल्ड एरिया है, वहां पर माउंटेन है, वहां पर बर्फ पड़ती है। ठीक है, यस सर, वहाँ फ्रॉस्ट रहती है तो इसलिए वहाँ पे हाँ, सॉइल। तो वहां सर, पर जो वैसे- soil होगी वो माउंटेन सॉइल कहलाएगी, जिसे फॉरेस्ट सॉइल भी कहेंगे, जिसमें काफी कहना चाहिए थोड़ा ह्यूमिड रहेगी। ठीक है, Okay, sir. ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो मैंने पार्ट्स ऑफ गुजरात क्यों लिखा है, पूरा गुजरात क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुछ क्योंकि सर गुजरात सिर्फ में रन ऑफ कच्छ और वेस्टर्न साइड पे ही ज्यादातर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, बाकी ईस्टर्न साइड पे डेजर्ट्स की लोकेशन नहीं है। डेजर्ट भी नहीं है। दूसरी चीज ये कि ईस्टर्न साइड में और भी वहां पर गिर है, काठियावाड़ है वो एरिया। ठीक है, वहां पर जंगल है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, अब इसमें कौन सा मिनरल पाया जाएगा तो सबको पता है। देखो याद रखना, सांभर एक जगह है जयपुर के पास। ठीक है, यस और सर। गुजरात में रन ऑफ कच्छ, सर जहाँ सांबर लेक है। सांभर अच्छा, लेक है, salty बिल्कुल lake। सांभर लेक सांभर में ही है। जयपुर से हार्डली 30-50 किलोमीटर होगा शायद मेरे हिसाब से, I've been there। ठीक है, और रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। वहां पर अब ये पूरा जो इलाका है, वापी हो गया, गांधीधाम हो गया, इसके आगे का जितना भी इलाका है, यहाँ पर ये जो है वो सैंडी सॉइल मिलती है, और इसमें जो मिनरल मिलता है वो है सॉल्ट, मेजर मिनरल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स अगर ग्रोन करेंगे हम, तो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, जिसको थोड़ा कम नमी चाहिए। ठीक है, सर कैक्टस इसकी भी तो उग प्रॉपर्टीज सकता है। क्या है? हाँ सर कैक्टस भी तो उग सकता है। बेटा, वो कौन सी क्रॉप होती है कैक्टस, ये तो पता चले। क्रॉप तो है ही नहीं वो। सर वो तो एक प्लांट स्पीशी है। ओके सर। सर क्या ना कैक्टस भाई, वीड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है? वीड्स के लिए मुझे लगता नहीं कि किया जा सकता, क्योंकि वीड वाला कोई ऐसा काम है ही नहीं जो वीड का काम करता हो कैक्टस। सर वीड्स तो अनवांटेड, मतलब अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप ग्रो हो जाते वो हैं। ठीक है, लेकिन उसका यूज भी तो होता है अलग डेजर्ट चीजों एरिया में। में कोई बीच होते ही नहीं होते होंगे। दूसरा यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं इसको, कंकड़ रेस्ट्रिक्ट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जो कंकड़ होता है वहां पर, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वाटर का वो रुक जाता है। कंकड़ समझते हैं, अपने यहाँ जो होते हैं ना मिट्टी में कंकड़ यस होते सर, हैं। यस यस सर। सर। ऐसे चावल में भी पाए जाते हैं। चलो अब एक बच्चा मेरे लिए इसको पढ़ेगा। सर मैं
समय आए। तनिष्क पढ़ो। Yes, sir. Classification of soil. First, arid, desert or sandy soil. Found in area. Western Rajasthan and parts of Gujarat. Mineral found salt, crop grown. Jowar, bajra and groundnut. Properties. Sandy in texture, nature. Saline in character. Soil lacks humus and moisture. Conquered, restrict infiltration of water. Second, mountain or forest soil. Found in area, lower part of valley and mountain slopes. Mineral found limestone, dolomite glass, uh, crop grown tea and coffee. Properties acidic, low humus content, or silty in valley, slides coarse in upper slopes. Third, alluvial soil. Found in area eastern coastal plains in the delta of Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri extend to Rajasthan and Gujarat mainly. ये यहाँ पर बच्चों एक ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिड सॉइल में सॉइल लैक्स ह्यूमन नहीं है, ह्यूमिड है, ये मिसटाइप हो गया है। सर ह्यूमस होगा ना? या फिर ह्यूमस हो सकता है, हाँ सर ह्यूमस है। ह्यूमस एक ही बात है, ह्यूमिड भी ह्यूमस भी, ठीक है। ये ह्यूमन गलती से मिसटाइप हो गया है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। कभी मतलब मिट्टी में थोड़ी ना आदमी होते हैं, मतलब कुछ आदमी होते भी हैं मिट्टी में दफन होते हैं, लेकिन उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर वो तो अलग ही टॉपिक। हाँ, वो ऑल टुगेदर भी डिफरेंट। फॉरेस्ट के मिनरल्स के बारे में। वो तो सर कहाँ शायद पर होगा क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए जा सकते हैं सर। क्लाइमेटिक भी, और मैंने कहीं पढ़ा था तो शायद आपका ये जो होता है एटॉमिक अगर बम्बार्टमेंट है, तो इफ यू गो डाउन दिस सॉइल और काफी नीचे चले जाते हो 15-20 फुट, तो यू में लाइक बच सकते हो उसके, उससे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव इफेक्ट से, कहीं ऐसा सुना है मैंने। चलो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया पूरा। यस सर। No, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल पढ़ो। yes, sir. Black soil and regular soil found in Deccan Plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. Or mineral found calcium carbonate, magnesium, potash, lime, and crop grown cotton and groundnut. And the properties made up of lava and clay material. Second, hall moisture. Third, black in color. Fourth, sticky when wet. Fifth, red and yellow soil found in eastern and southern part of Deccan Plateau and Odisha, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plain. Mineral found iron and potassium. Crop grown cotton, groundnut, maize, and sorghum. Properties reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. Yellow when it occurs in a hydrated form. Six, laterite soil. Found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, hilly areas of Odisha and Assam. Or mineral found iron, bauxite, aluminum oxide. Crop grown tea, coffee, cashew nuts, and species. Or properties areas of intense leaching of high temperature and heavy rainfall. Low humus content requires fertilizers and manures for cultivation. So अच्छा complete. बच्चों, सर अब एक कैश्यू चीज याद रखनी है कि आप ना इनमें से कोई भी एक या दो पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो आपको बाकी के पॉइंट्स अपने आप ही याद आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, स्पीसीज सबसे ज्यादा किस एरिया में मिलते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यही तो होते हैं। Yes. यस सर। अगर हम टी के बारे में बात करें तो आसामियन टी हो गई, आसाम की टी होती है। यस सर, कॉफी कर्नाटका और कर्नाटक और केरल में कॉफी होती है, तमिल में। सर कैश्यू भी वहीं पे होता है सबसे ज्यादा। सर कैश्यू कृष्णा नट के लिए सर? तो रेड लेटराइट सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा फेमस होती है। तो आपको ये याद, अगर आपने ये याद कर लिया कि टी कॉफी लेटराइट में आती है, तो आपको एरिया याद आ जाएगा कि अच्छा ओके कर्नाटक हेलो? में। हेलो, हाँ कृष्णा सर, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। मुझे 2 मिनट चाहिए, बच्चों के लिए कुछ अनाउंसमेंट करनी थी क्लास में। हाँ श्योर, गो अहेड। हाँ अच्छा बच्चों, मैंने आपको मैसेज डाला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना? Yes, ma'am. हाँ, तो वो मैसेज एक्चुअली ये है कि हम लोग ना अपना 11th का बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं 27 जनवरी से, जो कि सिर्फ 2 महीने के लिए होगा। लाइक 2 महीने की आपकी 11th की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद जो है लाइक आपका जनवरी 27 से अगर बैच स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी और मार्च
बस तब तक आपकी 11th की क्लासेस रहेंगी और उसके बाद जो है आपका अप्रैल में दोबारा से 10th का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो मई में एग्जाम्स होंगे तो उसमें भी आपका रिवीजन चलेगा जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होंगे। और इसके लिए आपको जो है अगर आपको 11th बैच में आना है तो आपका KTSC एग्जाम हो रहा है, अब मैंने डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करी है मैसेज में, तो आप वो अपना KTSC एग्जाम दो और आपकी ट्यूशन फीस में से जो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो डिडक्ट हो जाएगी। और मैम अगर KTSC एग्जाम दे दिया तो जिसका दे दिया है तो बच्चे वो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया है उस पर बात कर लेना कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप आई है और क्या है, उसके अकॉर्डिंग Okay, आपकी ma'am. उसमें से ट्यूशन फी डिडक्ट हो जाएगी और आपकी वो फीस बन जाएगी, ठीक है। हाँ मैम जिसने KTSC नहीं दिया तो उसका तो 10th तक चलेगा ना, अप्रैल तक। जिसने बच्चे KTSC नहीं दिया वो दे सकता है और जिसको नहीं देना है तो वो भी बात कर सकता है। मैं आपको दोबारा से अभी मैसेज डालूंगी ग्रुप में, उसमें एक नंबर मेंशन होगा, उस पर आप लोग बात कर लीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी हो उस पर सॉल्व करवा लेना, ठीक है। मैम हाँ जी 11th के जो बैच हो रहा है उसमें क्या पढ़ाएंगे? देखो बच्चे ऐसा हो रहा है कि आपका जो 11th की ड्यूरेशन है ना, जो आपकी 9 महीने की होती थी उसमें से भी 2 महीने कम हो गए हैं क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आगे हो गए हैं, ठीक है। तो वो अब आपका जो वो रह गया 11th की ड्यूरेशन वो 7 महीने की रह गई है, तो इसीलिए हम 11th का बैच अभी लेके आ रहे हैं ताकि आपका वो जो वहाँ टाइम जो आपका निकल चुका है वो यहाँ कवर हो जाए, ओके ओके मैम ठीक है। और इसके बाद जो है आपका अप्रैल में प्रॉपर 10th का रिवीजन चलेगा और मई में आपके एग्जाम होंगे, तो जो आपकी डेट शीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन चलता रहेगा 10th का। मैम जिसने KTSC नहीं दिया तो वो अप्रैल और मई की तो क्लास अटेंड कर सकता है ना 10th की। उस रिगार्डिंग बच्चे आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर लेना एक बार, ओके मैम। ठीक है। मैं एक बार और रीसेंड कर रही हूँ मैसेज, तो आप उस पर जो भी क्वेरी हो अपनी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। और मैम जो Okay, 11th के बैच में नहीं जाना चाहते तो उनकी 10th की रिवीजन तो चलेगी ना? हाँ बच्चे मैं वही कह रही हूँ कि उस रिगार्डिंग जो है एक बार आप बात कर लेना, अपने मेंटर से बात कर लेना या जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ उस पर बात कर लेना, ठीक है। कोई भी किसी को भी कंफ्यूजन है वो वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यस मैम ओके। अब अपनी क्लास कंटिन्यू करो। ओके थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. सो आई वाज टेलिंग यू, जो मैं बता रहा था वो किसी को उसमें कोई डाउट समझ में आ रहा है कि कोई इशू आ रहा है उसके दिमाग में कोई? No, No, sir, sir. clear है। क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर हम एक दो चीजों को याद कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कि आसाम में हमें याद आ गया कि ओके आसाम में लेटराइट सॉइल मिलती है, तो आसाम में सबसे ज्यादा क्या होता है हमारे पास, सब क्या सोचते हैं? टी। सर टी टी याद आ जाएगा, राइट। और दूसरा आसाम में अगर आप इसके देखो प्रॉपर्टीज की देखोगे तो वहां क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। सर मेघालय में ज्यादा होती है। मेघालय, आसाम, वो पूरा एरिया वही है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में Yes, Yes, sir, होती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होती है, हमने उसमें पढ़ा था रेनफॉल वाला जो चैप्टर था पिछले साल। 100 to 250 सेंटीमीटर। चेरापूंजी का मासिन राम है वहां पर। यहाँ पे स्पाइसेस, यहाँ पे स्पीशीज लिखा हुआ है, स्पाइस होगा ना। कितना स्पाइसीज आएगा? वो बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तुम उसको थोड़ा कर लो, ठीक है। सर कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी ज्यादा पाई जाती है। क्या बोल रहे हो? अरे इंग्लिश सर कर्नाटक में भी कुर्ग रीजन में कॉफी ज्यादा पाई जाती है। कुर्ग में। ये सर कोडागू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Iteration of problem. यस सर। अच्छा है, कोई ऐसा बच्चा इसने कल नहीं पढ़ा था? Sir, may I? सर मैं जिन लोगों ने कल नहीं पढ़ा है वो बताओ। सर मैंने नहीं पढ़ा था। Sir, मैंने। आर्यन ने नहीं पढ़ा था? सर मैंने भी नहीं पढ़ा। सर आदित्य। Yes, sir. आदित्य ने नहीं पढ़ा था, ओके। आदित्य पढ़ो फिर। Soil erosion, a problem. Removal of topsoil is known as soil erosion. Causes of soil erosion: A. Human activities like mining and deforestation. B. Overgrazing by animals. C. Natural forces like winds, glaciers, and running waters. Types of soil erosion. रुक जा, Sheet इसको थोड़ा erosion. समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे।
सॉइल इरोजन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा लैंड है, लैंड के ऊपर से जो टॉप सॉइल का जो लेयर है वो वहां से हट जाता है। ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं भाई? एक तो इंसान खुद हटाए, हम और आप जाकर के वहां पे गड्ढा करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसके लिए माइनिंग करने के लिए या फिर डिफोरेस्टेशन करने के लिए, तो वहां पर पूरा वो सॉइल ऊपर का निकल जाएगा। दूसरा, घास के जो ये मैदान होते हैं, ग्रेजिंग फील्ड्स, वहां पर एनिमल्स क्या करें, ओवर ग्रेजिंग कर लें। ठीक है। दूसरा, कई बार हवा की वजह से या ग्लेशियर की वजह से या फिर पानी की नदी की वजह से वहां का ऊपर का टॉप सॉइल निकल जाता है। तो ये बेसिकली एक सॉइल इरोजन है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो आगे, पढ़ो। Types of soil erosion. Sheet erosion. Water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. Second, rill erosion. The formation of numerous closely spaced rills due to uneven removal of surface soil by the stream lets of running water. Third, gully erosion. The running water cuts through the clayey soils and make deep channels as gullies. Fourth, wind erosion. Removal of upper layer of earth by wind is known as wind erosion. और तो शीट इरोजन क्या हुआ पहले हम देखेंगे अगर बच्चों। तो शीट इरोजन हो गया हमारा जब बड़े एरिया पे जो वाटर होता है एक स्लोप की तरह से ऊपर से निकल जाए तो पूरा शीट निकल जाएगा। शीट समझते हैं ना, बड़ा एरिया साइज का। ठीक है। तो पूरी शीट अगर निकल जाए तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसे शीट इरोजन बोलेंगे। शीट इरोजन। सर इसमें सबसे ज्यादा डिवास्टेशन होता है सॉइल का? मतलब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हाँ। ओके सर। एक सेकंड बच्चों, होल्ड कीजिए सब लोग। सर ने क्या बोला अभी? सर ने होल्ड करने को बोला है। 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट शांत रहो सर। बच्चों यस सर। Yes, sir. अरे तो पहला बात समझ में आ गया कि एक बड़ी शीट अगर फॉर एग्जांपल समझ लो तो उस शीट का पूरा वो वहां से वो पानी का एक बड़ा स्लोप आता है और वहां से वो पूरा ऊपर का टॉप कवर ले जाता है, तो उसको शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया रिल। रिल इरोजन इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड रिल ड्यू टू अनइवन रिमूवल ऑफ सरफेस सॉइल बाय स्ट्रीमलेट्स ऑफ रनिंग वाटर। स्ट्रीम जेट्स होना चाहिए, ये लेट्स नहीं। ठीक है। क्या होता है कि पानी के जो झरने टाइप होते हैं ना, जेट्स टाइप के जो होते हैं, जो ऐसे समझो कि एक तरीके से प्रेशर के निकल, जेट पंप होता है ना पानी का, तो उस तरह के स्प्रिंग वो पानी निकलता है उसमें से। तो क्या होता है कि पास पास से रिल्स बन जाती हैं। रिल्स समझते हैं? नो सर। नो सर। एक बड़ा फील्ड है, ठीक है, पानी उसका जमीन का। ठीक है। और आप पानी के स्प्रे जो जेट होता है, हमारा शावर होता है, शावर बाथरूम में लगा रहता है। Yes, पाइप sir. देखा है? Yes, sir. पाइप देखा है? पाइप जो होता है जिससे पानी कई बार गमलों में लगाया जाता है पानी के लिए। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. ऐसे समझो कि पानी के पाइप्स हैं बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग, जिसमें से अलग अलग अनइवन एरिया से वो पानी बह रहा है। मतलब 5-6 पाइप्स हैं और एक पानी उसके स्प्रेस से दूर दूर तक जा रहा है। उसकी लंबी लंबी लाइनें बन रही है, पानी की धारा बन रही है लंबी लंबी। तो उससे क्या होगा कि बीच बीच में से कहीं कहीं कोई वैसा बन जाएगा, लंबी लंबी रिल्स बन जाएंगी, लाइनें बन जाएंगी लंबी लंबी। ठीक है। तो अनइवन हो जाएगा। शीट में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा शीट जा रहा था। ठीक है। इसमें क्या होगा, बीच बीच में से छोटी छोटी लाइन्स चली जाएंगी। अभी भी समझ में नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया? सर गली इरोजन टाइप का है। गली में क्या होगा कि वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। उसमें क्या होगा कि पानी जो, जैसे समझो कि सर मतलब गली इरोजन का छोटे छोटे फॉर्म्स बन गई है और बहुत सारी है। हाँ हाँ हाँ। गली में क्या होगा कि मतलब मान लीजिए कि एक पूरी कोई प्लेन है, कोई वो है, तो उसमें गहराई तक पानी नीचे जाएगा और फिर उसको उड़ाएगा। जो रेल्स बन रही हैं, रेल्स तो सिर्फ हल्की हल्की रहेंगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगी, गहरी नहीं होंगी,
जो गली होगी वो नीचे तक गहरी होगी, ठीक है। यस सर। Yes, sir. विंड इरोजन की अगर हम बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ बाय विंड इन नोन एज इज नोन इन एज विंड इरोजन। ऑब्वियसली भाई ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हवा की वजह से अगर ऊपर का लेयर उड़ जाता है तो क्या कहलाएगा, विंड इरोजन। विंड इरोजन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में से रेल इरोजन के बारे में नहीं है, तब भी हम ऐड कर सकते हैं ना एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आता है एग्जाम्पल में कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और कौन पढ़ेगा, किसने नहीं पढ़ा सर था? वैसे विंड इरोजन है एनसीईआरटी में। विंड नहीं, वो रेल के लिए बोल रहे थे। आंसर है बैडलैंड, क्या होता है? हाँ सर बैडलैंड। क्या बोल रहा है बेटा, तेरा वॉइस एक तो विशेष, तेरा माइक जो है ना वो मुझे काम नहीं कर रहा। सर बेयर लैंड सर, जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। सर बैरन लैंड है वो। बैरन लैंड होगा। सर बैडलैंड है। कहाँ लिखा है? एन छूट गया होगा। बैरन लैंड, बैरन लैंड वो होती है ना जो जो बंजर होती है जमीन। यस सर, इनफर्टाइल लैंड। इनफर्टाइल, शाबाश। नहीं सर बुक में सर बैडलैंड ही दिया हुआ है। सर बुक में एक पॉइंट लिखा है बैडलैंड के लिए। सर बैड लैंड कह रहा है सर, वो एक ही बात है, बैरल बैड सर, दोनों अनफिट फॉर कल्टीवेशन है। सर एक में एन, सर एक एन की डिफरेंस है। वो लैंड पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सर। हाँ बेटा। सर एक बार रेल इरोजन और गली इरोजन का डिफरेंस बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। क्या? रेल और गली का, ठीक है। देखो ऐसा समझो, रुको मैं कैमरा ऑन करता हूँ, तुम लोग भी कैमरा ऑन कर लो अपना, तब बेटर आएगा समझ। ओके सर। सर ये आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। सब चेंज हो गया सर आपका। हाँ सब चेंज हो गया सर बहुत आप। हाँ, होती रहती है चेंजिंग। ठीक है, समझ में आएगा, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसको समझने के लिए। ठीक है, क्या है कि समझो कि ये पूरी एक शीट है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यहां से स्लोप आया पानी का और पूरा उड़ा के ले गया तो हो गया शीट इरोजन, पूरा का पूरा। यस सर। और उसके अलावा इसने क्या किया कि ये पूरा जो शीट है, यहां पे एक पानी का जेट है, उसने सीधी लाइन बना दी पानी की एक, ठीक। ऐसे ही 5-6 जेट है, ठीक है, 5-6 जेट है, पांचों ने अनइवन बना दिया अलग अलग, ठीक है, वो हो गया रिले इरोजन। यस सर, समझ में आ वो गया। पानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में ऐसे होके जा रहा है। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे समझो जैसे कि डेल्टा में नहीं बनाते, 5-6 लाइनें बन जाती हैं। यस सर। समझ गए, वैसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। और गली इरोजन में क्या होगा कि ये शीट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहां से पानी आएगा बीच में से और गहरी सी गली बना देगा, गहरी सी, ठीक है। रेल में तो क्या Yes, sir. होगा, 5-6 छोटी छोटी Yes, sir. ठीक है, इस तरह से, पर वो गहरी नहीं होंगी उतनी। और गली में क्या होगा, वो पूरी प्रॉपर गली बन जाएगी बीच में से, ठीक है। यस सर, मैंने गूगल पे फोटो भी देख लिया। हम्म, सर मैंने गूगल पे फोटो भी देख लिया। हाँ कैसा है, अच्छा लग रहा है? यस सर, डिफरेंस पता चल गया उसमें। ठीक है, चलो बस आगे पढ़ो, कैमरा चाहे तो ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल मारो। ऐसे गली इरोजन उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना रिले है। रिले है। एरिया पे डिपेंड करता है ना कहां पर है। सदर्न अमेरिका की तरफ सबसे ज्यादा है ये गली, शायद मेरे हिसाब से, मैंने जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है। तू क्यों मुस्कुरा रहा है वैभव? चलो आगे पढ़ेंगे। सर मे आई रीड? कौन बच्चा है, नाम बताओ। सर आर्यन। आर्यन, हाँ ठीक है बेटा, शुरू कर ले।
सर एक बार स्लाइड थोड़ा नीचे कर दो। हाँ मैं कर देता हूँ। Yes, sir. Steps of conservation of soil erosion. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. It is caused due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction, and mining, etc. While natural forces like wind, glacier, and water led to soil erosion. First, ploughing along the contour line can decelerate. प्लोइंग है, प्लोइंग प्लोइंग जो खेत में जुताई नहीं होती, जो खेत को हम वो करते हैं, चलाते हैं sir. हल से, ट्रैक्टर से और हल से, यस सर। तो वो Plowing along the contour line can decelerate the flow of water down the slopes. Second, terrace cultivation restrict erosion. Third, large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. Fourth, planting lines planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. ऑलराइट, हम देखते हैं कि जो काउंटर लाइन है, ठीक है, हाँ सॉरी काउंटर लाइन तो बहुत बाद में है, अभी तो पहले का, अच्छा ओके। द denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। हम पहले ही समझ चुके हैं कि soil erosion क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है ये हमने देख लिया कि भाई डिफोरेस्टेशन अगर हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो पूरा वहां से साफ हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ नेचुरल फोर्सेस भी ऐसे होते हैं, कहीं पे ग्लेशियर है या कहीं पे कोई नदी, आपने देखा होगा कुछ नदियां, एक नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, पता है कौन सी है? क्या सर? एक नदी है सर कोसी। हाँ, एक, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बिहार का शोक। सर वो ना जिसको बहुत ज्यादा वो बुरा मानते हैं, मतलब शुद्ध नहीं मानते हैं, अशुद्ध। नहीं नहीं, शुभ अशुभ से उसका कोई मतलब नहीं है, बेसिकली शायद से बाढ़ से है। हाँ, बाढ़ और create कर देता है, वो इसलिए क्या उसके होता है कि जब पानी का बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, बिहार में ही नहीं, अगर आप ये जो तराई वाला यूपी वाला एरिया है, लखीमपुर खीरी ये वाला जो इलाका है, वहां से लेकर के और पूरा बिहार वाला एरिया जितना भी है वो, ठीक है, गया के ऊपर वाला, वो सारा एरिया में भयंकर बाढ़ आती है, हर साल आती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा वहां से जमीन साफ हो जाती है, पूरा एग्रीकल्चर निकल जाता है। ऑब्वियसली जब बाढ़ आ जाएगी तो खेती बचेगी क्या उसमें? 21,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को अप्रोक्सीमेटली वो इफेक्ट कर देता है। ये लगातार गूगल चेक करता रहता है लड़का। डेली में भी सुबह शाम इतना ही गूगल चलाता है कि बस पढ़ते समय करता है? सर गूगल तब चलाना पड़ता है जब मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर जब सर कोई ऐसा टीचर क्वेश्चन पूछ देते हैं। सर टीचर पे इंप्रेशन बने। हाँ हाँ, ये मुझे लग रहा है काफी कि इंप्रेशन बनाने के लिए भी करता है ये। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बच्चा है ये, मेरे को उसका लग रहा है कि पढ़ने एटलीस्ट कम से कम ट्राई तो करता है ना पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने की कोशिश तो करता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा। चलिए हम बात करेंगे प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। हम क्या करेंगे कि अगर हम खेती का जो करेंगे, अगर वो काउंटर लाइन के साथ साथ अगर हम करने लगे, मतलब ऐसे समझो कि जिस जिस एरिया में सॉइल होती है, सॉरी जिस जिस एरिया में खेती होती है, उसके जो काउंटर लाइन पर अगर हम उसके वो खेती कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं, तो वहां पर जो वाटर डाउन का स्लोप है वो काफी वो स्लो हो जाएगा और उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा, टेरेस कल्टीवेशन जो होता है वो इरोजन को कम करता है। टेरेस कल्टीवेशन समझते हैं? जो सीढ़ी के काउंटूर लाइंस क्या होती हैं? यस सर। सर काउंटूर लाइंस क्या होती हैं? बेटा काउंटर लाइंस जस्ट जो नदी के साइड साइड में बनती है, हाँ मतलब ऐसे ही समझ लो, काउंटर बेल्ट्स बनाते हैं जिससे कि वो इरोजन रुक सके। जैसे समझो कि कोई नदी चल रही है, ठीक है, अपनी दिल्ली में यमुना नदी है, ठीक है,
आपने देखा होगा अक्सर इसके साइड में खेती होती रहती है, तरबूजा और ये सब चीजें बोए रहते हैं लोग, है ना। यस सर। तो उससे क्या होता है कि पानी का जो बहाव है ना वो एकदम प्रेशर से दूसरी तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि पेड़ जो होता है, पौधा जो होता है, वो काफी हद तक उसको रोकने की कोशिश करता है, स्लो करता है ये ऑब्वियसली। कोई भी अगर हिंड्रेंस बीच में आएगा तो स्लो करेगा। तो सॉइल को वो पकड़ के रखता है पेड़, और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। पानी तो ऑब्वियसली अपना काम करेगा, नुकसान जो करना है उसका, लेकिन वो उसको फिर भी कम कर देता है। ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है बच्चों, पता है ना? ऐसे समझो सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियों के ऊपर जो खेती Yes, होती है, इस sir. तरह का खेती होती है टेरेस कल्टीवेशन। ये खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बहुत इस पे काम होता है, मतलब पहाड़ों में बेसिकली बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसी से काम होता है। ठीक है। Large fields can be divided into strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. बड़ा कोई फील्ड है, ठीक है, उसमें अलग अलग खेत बना दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बीच में क्या बनाते हैं हम? किसी ने कोई गांव गया है? किसी ने कभी गांव देखा है? यस Yes, सर, sir, देखा कई है। बार गए हैं। Yes, sir. तो आपने देखा होगा कि बड़े Yes, बड़े sir. गांव में, बड़े खेत में बीच में मेड़ बना दी जाती है। मेड़ समझते हैं ना, जो डिवाइड करती है खेत को दूसरे खेत में। Yes, sir. और उसमें साइड्स में कई बार घास Yes, बड़ी sir. बड़ी जो अनवांटेड जिसकी हम बात कर रहे थे, वो यस सर, वीड्स। सर बीट्स। हाँ हाँ हाँ, वीड वीड्स टाइप की चीजें वो लग जाती हैं। कुछ तो अपने आप ऑब्वियसली लग जाती हैं, वहां पर जब कुछ नहीं होगा तो वही अपने आप आ जाता है अनवांटेड। ठीक है। कुछ कई बार लोग प्लांट भी कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो उसकी वजह से क्या होता है, विंड जो होती है वो, उसका फोर्स जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जो क्रॉप है उसको उतना नुकसान नहीं होता है। क्रॉप के साथ साथ फिर जमीन को भी नुकसान नहीं होता उतना। ठीक है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। रॉज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड। Excuse me, sir. सर अगर क्रॉप्स लगी हुई है तब तो सॉइल को होल्ड करने के लिए क्रॉप्स है ही पहले से, तो फिर क्यों जरूरत है बीड्स लगाने की? ठीक है, पर कई बार विंड जो ऐसी है ना, तो उसका स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्रॉप का भी नुकसान नहीं होता साथ के साथ। जब क्रॉप का नुकसान नहीं होता तो फिर उसका भी नहीं होता। कई बार धुआं बहुत तेज चलता है, समझो आंधी आ रही है, ठीक है, तो बहुत तेज आंधी तूफान में क्या होता है, क्रॉप का भी तो नुकसान होता है बेटा। ओके सर, ओके। तो उसको भी रोकने के लिए साथ साथ, और ये ग्रास की स्ट्रिप्स, ये छोटी छोटी बस समझो आपने, बहुत बड़ी बड़ी होती है जो साइड्स में लगी रहती हैं, आपने देखा होगा कभी, तो वो खरपतवार जिसको बोलते हैं, यस सर। लंबी लंबी, कुछ- जिसमें वो कुछ- बड़ी बड़ी शार्प होती है उसकी यस पत्तियां। सर, वो छूते ही एकदम। एलोवेरा। यस हाँ, सर। हाँ, 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 वही। चलिए सर कुछ कुछ चिपक भी जाती है। हाँ हाँ हाँ, यस सर, देख लिया सर। यस सर, उसमें कांटे स्टिच हम्म। होते हैं जो। देख लिया तूने, गूगल पे दिख गया। यस सर। मैंने सही है, चलिए आगे। प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज। अब इसमें ये बहुत आसान है, इसको समझना तो बहुत ही इजी है। आप जब कभी आप रोड ट्रिप पे जाओ या कहीं भी जाते हो, आप किसी के घर जाते हो, मतलब शहर से एक दूसरे शहर जाते हो, तो आप देखते होगे अक्सर कि सड़क पे जहां खेत होता है उसके किनारे किनारे लोग यूकेलिप्टस के और इसके बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, काफी सारे सड़क के दोनों तरफ। देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो वो भी एक तरीका। उसमें कई बार क्या होता है कि उसकी जगह ये लोग खेत में भी यही तरीका अपना देते हैं कि जो खेती होती है उसमें भी वो लाइंस लगा देते हैं लंबी लंबी, उस तरह की। जो बड़े पेड़ होते हैं, मतलब इतने भी बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो पेड़ हो सकते हैं, उसको ये इस तरह से लगा देते हैं कि वो रोज बन जाती हैं, उसकी कॉलम और रो टाइप की बन जाती हैं, और उसके थ्रू फिर वो शेल्टर बेल्ट, उनको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, उसके थ्रू फिर हम रोक के रखते हैं। ठीक है। सर मुझे नहीं आया सर ये वाला। इसे विशेष यस सर। बेटा, ओके, कभी तुम एक शहर से दूसरे शहर गए हो? यस सर। कौन से शहर से कौन से शहर गए थे बताओ? दिल्ली से गाजियाबाद मत कहना। सर जम्मू कश्मीर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो रास्ते में तुमने देखे हैं खेत होते हैं, तो उसमें यूकेलिप्टस के पेड़ लगे रहते हैं साइड्स में। यस सर होंगे। होंगे सर मैंने नहीं देखा सर। बेटा, अब ध्यान देना कभी, ठीक है। वो क्या होता है कि वो विंड को और पानी के प्रेशर को रोकने के लिए होते हैं, ठीक है, वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। उसका एक नुकसान भी है हालांकि यूकेलिप्टस का, कि वो बहुत ज्यादा पानी लेता है, ठीक है। तो उस एरिया को जितना भी वो जितना फर्टाइल लैंड होता है, तो अगर वहां पर पानी ना हो
तो उस एरिया की जो फर्टिलिटी है उसको कम करना शुरू कर देता है यूकेलिप्टस। बट एनीवेज वो वहां पर उनका एक ये, इसलिए वो क्या करते हैं कि वहां पर एक छोटा सा गड्ढा टाइप बना देते हैं जहां वो पेड़ होता है, गड्ढा सब चलता रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वहां से वो पानी लेता रहता है, बारिश का पानी उसमें स्टोर होता रहता है, वो उसे यूज करता रहता है। ठीक है सर एक बार यूनेस्को ने भी इंडिया पे दबाव बनाया था ना कि वुड के पल्प के लिए यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ काटने वाले थे वो, और लेकिन इंडिया में पता नहीं आंदोलन हो गया उसके हमारे यहाँ अगेंस्ट। ये बेटा हिस्ट्री के पेड़ों को ना 9th क्लास के चैप्टर में। चिपको आंदोलन शायद आपने सुना हो उसके लिए। ये सब चैप्टर 4 में था ये, जो कि फॉरेस्ट कॉलोनिज्म वाला मैंने चैप्टर। बताया ना चिपको आंदोलन। जैसे वो यूकेलिप्टस प्लांट जो है सर वो वाटर फिल्ट्रेशन के भी पहले कहा था ग्रीस में, ये मैंने क्लास 8। क्या बात है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है हमारे ये सारे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यस सर। यस सर। सर ये तो खत्म। ये टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म्स। यार हम ज्यादा नीचे तो नहीं आ गए, ये खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया सर क्या? खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म को इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है सर सर जो बुक में एंड में दिया हुआ है सुखो मांजरी और झाबुआ के बारे में, वो पढ़ना है ना? देखो पता है क्या होता है कि अधिकतर समय पर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आ सकता है, तो पढ़ हमारे के स्कूल में तो पूछ लिया। हाँ नहीं पूछ लेते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार आ भी जाते हैं, तो उसके लिए एक बार पढ़ लो, उसका कोई इतना ज्यादा टफ भी नहीं है वो। ठीक है और सर एक बार इंटरनेशनल रिसोर्सेज के वो एग्जांपल बता दो। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल, यार ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इंटरनेशनल टेरिटरीज जो है वो चेंज हुई हैं, तो लेट मी सी। सर इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एक एग्जांपल है कि इंडियन ओशन में से जो इंडिया को मैग्नीज जो माइन करने के लिए मिला हुआ है, सर एक और मतलब परमिशन मिल गया है। पढ़ लिया था सर। देखो मैं रुको मैं बता दूं। ठीक है देखो बेसिकली कई बार मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह की जो भी चीजें होती है ना, वो जैसे गैस हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, वैलीज हो गई, ये बेसिकली आती तो इंटरनेशनल में। और इसके खास एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मेरे को 1 मिनट में भी कंफर्म एंटार्क्टिका को मान सकते हैं ना इंटरनेशनल रिसोर्स? हाँ आर्कटिक को भी मान सकते हैं, एंटार्क्टिका को भी मान सकते हैं। सर जैसे अंटार्कटिका में पर जैसे 27 ईयर्स के ऊपर कंट्रीज है, तो हम तब भी मान सकते हैं ना कि वो इंटरनेशनल? मानना ही पड़ेगा बेटा, मानना ही पड़ेगा, वो इंटरनेशनल ही है। ओके सर। अच्छा एक और एग्जांपल है इसका बहुत आसान, जो कि शायद तुम लोग सोच रहे होगे लेकिन तुम्हें याद नहीं आया। ऐसे समझो कि अरेबियन सी को इमेजिन कर सकते हो सब लोग? ठीक है यस सर। यस सर। अब अरेबियन सी जो है वो इंडिया से भी पास में है और पाकिस्तान से भी पास में है और अफगानिस्तान से भी पास में है। उधर देखोगे तो वो टर्की वर्की वाला पूरा एरिया इधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अगर हम देखें तो लगभग बराबर बराबर दूरी पर ही है। ठीक है, वो वहां पे भी वो टच कर, वहां से भी टच को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक 20-22 किलोमीटर का जो रेंज है उसे पार करने के बाद, ठीक है, क्या करना है कि वो सारा एरिया जो हो गया वो इंटरनेशनल वाटर्स हो गया ना, और जो इंटरनेशनल वाटर्स है उस वाटर में जो भी कुछ होगा, फॉर एग्जांपल मिनरल्स वहां पर है, या वहां पर कोई कहना चाहिए फ्यूल आ रहा है निकल के, या गैस निकल के आ रही है वहां से, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, उस पर किसी कंट्री का वो नहीं है। आगे समझ में? यस सर। और सर एक और एग्जांपल पूछना था मुझे। सर जैसे हमने रिसोर्सेज की जो क्लासिफिकेशन की थी, तो ह्यूमंस के अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो सर उसका एक तो मेरे को पता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और कोई एग्जांपल है सर? ह्यूमन रिसोर्सेज का सर ह्यूमन के अंदर जो था क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उसका एक एग्जांपल तो मुझे पता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और कोई एग्जांपल हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता? सर बैंकिंग हो सकता है ना? है सर बैंकिंग फाइनेंस।
फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका क्या बोलते हैं एजुकेशन भी है, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज में ही आएगा। और ये जितने या रिक्शे चलाने वाले से लेकर के जो भी लोग काम कर रहे हैं वो डिफेंस सब सिस्टम। human resources तो है। लेबर भी उसमें आता है। सारा मैं बताता रहा हूँ, रिक्शा चलाने वाले से लेकर के और IAS से जितने भी सब ह्यूमन रिसोर्स ही हैं। और क्या है ये सर, तो इसको हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर ही क्लासिफाई करेंगे, मतलब आएगा ये सब जो भी आपने बताया। देखो, हम डिपेंड करता है कि हम उससे किस नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें देखना है क्वालिटी वाइज तो कैब का ड्राइवर ज्यादा बेटर रहेगा रिक्शा वाले से, राइट? कैब ड्राइवर, हाँ कैब ड्राइवर। लेकिन अगर हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो हम अगर उसे इकोनॉमिकली देखेंगे तो फिर हमें रिक्शा वाला ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि वो कम पैसे ले रहा है। लेकिन किस डिस्टेंस पे जा रहा है फिर वहां पर हम वो देखेंगे। तो अलग अलग उसमें फॉल करेगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर देखने वाले थे अपन लोग? सर हिस्ट्री का उसके बाद इकोनॉमिक्स का सर और इकोनॉमिक्स history कह का रहे थे आप। सर हिस्ट्री करते हैं ना सर। सर हिस्ट्री, सर हिस्ट्री, सर हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इतिहास, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सर कल मैं प्री बोर्ड Okay. भी SSC का। अरे रुक जाओ, तसल्ली पकड़ लो। तो इतनी जल्दी बची प्री बोर्ड ये वो बावले हो जाए करो, टेंशन ना लो, बहुत समय भी। क्या बताओ, चैप्टर बताओ ना। सर सर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये 9th में तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसमें क्या रह गया, इतना टफ है ये? नो सर, बहुत इजी है सर इसे तो 10-12 बार पढ़ लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें क्या इतना टफ है? इससे बेटर तो तुम इसका कर लो कोई और चैप्टर। हिस्ट्री का भी अगर करना ही है तो कर लो, नहीं तो इंडिया इसको वाला कर कर लो। लेते हैं ना, इंडिया वाला कर लेते हैं। हिस्ट्री के लास्ट के 2 चैप्टर कर लेते हैं। सर बोर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया वाला करवा दो। चैप्टर 5 इंडिया वाला करोगे फिर बताओ, या फिर कोई और? इंडिया। सर हिस्ट्री में तो 2 ही आ रहे हैं, ये कोई सा भी करवा इंडिया दो। जो आप सर करा मेरे हिसाब से इंडिया वाला ज्यादा इजी है। यस सर, इंडिया Yes, वाला तो ज्यादा इजी है सर। 20-22 बार कर चुके होंगे। Easy इंडिया तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं ये वाला थोड़ा देखना पड़ेगा। सर इंडिया वाले से ज्यादा आएगा। सर इंडिया करवा दो ना। इंडिया वाले से ज्यादा है। सर मुझसे इंडिया ही नहीं होता, अच्छा, यूरोप तो हो कितने जाता लोग इंडिया चाहते हैं ये बताओ मेरे को। है। इंडिया, अरे इंडिया के साथ तो खड़े हो जाओ। नो सर, यूरोप का ही करवा दे। इंडिया का तो समझ गए। सर कोई पोल बात साइंस नहीं, करा दो। सर एज पर एनसीईआरटी चलते हैं। सर यूरोप सर का जो आपका अपना सर वो करा दो ना। सर मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर 4 और चैप्टर 5 करा दो हिस्ट्री का। सर टॉस सर कर वो तो लेते हैं। बोर्ड में आ ही नहीं रहा, उसका क्या फायदा है? सर वोटिंग करते हैं। सर ऑनलाइन टॉस कर लो। रुको, प्रांतिका है? यस सर। प्रांतिका बता कौन सा करेगी, चल बता, तू बताएगी वही होगा। सर इंडिया वाला। यस ठीक सर। है, यस ठीक है। सर। भाई, ये सर बच्चे इंडिया बहुत- वाले, सर Thanks, इंडिया के वोट प्रांतिका। ज्यादा है। थैंक्स ठीक प्रांतिका। ठीक है, इंडिया के वोट इसलिए ज्यादा ना कि इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं। यस सर। ये सर वो बढ़ते जा रहे हैं, हम तो 136। तो बढ़ते ही जा रहे लगातार। सर इंडिया और के बारे में जानते तो है। बोलती नहीं है, क्या सर? तू तो बोलती नहीं है कि सर कुछ समझ में आया नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तेरी तरफ से, क्या चक्कर है ये? नो सर, आ रहा है समझ में तो। आ रहा है समझ में? इसका Yes, मतलब sir. विशेष की समझ में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा विशेष कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा, तेरे आ रहा है। चलो, दिख गया है सबको? बाद में ये वाला करा देना। सर ये तो कुछ हो रहा है। यस सर। सर ये इंडो चाइना आ गया। सर ये तो आ गया। ये तो डिलीट हो गया चैप्टर। सर सब लड़ अरे पड़ेंगे। अरे अरे, गलती हो गई भैया, क्या गुस्सा मत करो, कोई सर बात 3 नहीं। है चैप्टर। सर यही वाला सर- करा देते ना, इसमें इंडिया भी आ ही रहा है। अरे रुको रुको, क्या हो गया, तसल्ली पकड़ लो, इतनी हो गया, गलती से खुल गया, रुक जाओ ना यार, तुम तो सर दंगे हो गए यहाँ तो। नहीं, सर नो प्रॉब्लम सर। सर मैं तो चाहता था यही वाला चैप्टर हो जाए। इंडो चाइना। यस सर, सर। टाइम क्यों Yes, वेस्ट करना है sir. सर, बोर्ड्स के लिए कर लेते हैं। सर यस सर, बोर्ड के लिए कर में भी नहीं है। सही का चैप्टर बहुत दिमाग खराब करता है इंडो चाइना वाला। सर इंडो चाइना वाला बेस्ट लगा था मुझे चैप्टर। वो एक्चुअल में बहुत संस्कृत के अच्छा चैप्टर है, वो एक्चुअल में बहुत अच्छा चैप्टर है, बस उसके साथ प्रॉब्लम एक है कि उसके जो नाम याद रखने का इशू है ना, वो सर वो चाइनीज नेम सर नाम बहुत कड़े कड़े हैं। सर मेरे को वही तो सबसे बेस्ट लगता था, वो होशी मिन और ये सब जो चीजें हैं ना, वो थोड़ा सर सा इसने माउंटेन सर ड्यू पांचू ट्रेन।
बट सर वो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स में भी नहीं है ना, तो वो हट ही चुका है प्रॉपर। सर लेकिन एनटीएससी में क्वेश्चन आ गया था उसमें से। एनटीएससी से एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाता है उससे। ये सर पिछले साल भी आया था और इस साल भी। वो क्योंकि लोग समझते हैं ना वो टफ है, बच्चे छोड़ देते हैं उसे, इसलिए उससे पूछ लेते हैं एक आध क्वेश्चन। ये सर मैंने तो अच्छे से किया था सर। अरे सुनो, उसके लिए ना अपने जो ये पैकेज है ना, पैकेज में जितने भी मेजर क्वेश्चंस है ना एमसीक्यू वाले, वो अगर अच्छे से कर लोगे तो भी उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, यस वो सर, सारे वही तो करके गया था। वैसे भी NTS हम्म। चलो पढ़े आगे। यस सर। चलो प्रांतिका ही पढ़ेगी, प्रांतिका ने पढ़ा भी नहीं बहुत दिन से। चलो पढ़ो। प्रांतिका गायब होगी क्या? Yes, sir. चलो पढ़ो। Overview. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied, and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movements. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. देखो क्या करेंगे इसको, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है, ठीक है। इसको समझने के लिए इतना सा समझ लो आप कि पूरी दुनिया में नेशनलिज्म ने एक काफी अच्छी गहरी पैठ बना ली थी लोगों के दिमाग में। और वो शुरुआत अगर हम देखें तो फ्रांस से होती है। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस सर, 14 जुलाई 1789। हाँ, 14 जुलाई 1789, लुई 16। Storming of fortress of Bastille. So इससे पहले नेशनल फीलिंग बेस्टाइल और वर्साइल उसी से सारा कुछ हो गया। यस सर। और उसके बाद अगर आप देखोगे जर्मनी में, तो वहां भी ऐसे कुछ कुछ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। वहां भी तो सारा कुछ ये नाम मिलते जुलते हैं, वहीं पे सारा कुछ चेंज हुआ है। फ्रांस में हुआ सब कुछ। जैकोबिन क्लब बेसिकली, हाँ शाबाश, जैकोबिन क्लब। बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस ने काफी ज्यादा नेशनलिज्म को प्रमोट किया, ठीक है। वहां पर डेमोक्रेसी की बात, रिपब्लिक की बात बहुत ज्यादा आई। हालांकि देखा जाए तो मेरा मानना यह है बच्चों कि इंडिया ने रिपब्लिकन जो लीडर थी और डेमोक्रेसी की बात हो ना, बहुत सालों पहले से की थी। अगर आपको सर न्यूज़ चैनल डीएनए था, उसमें कुछ यही कह रहे थे वो। सर वो राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट। नहीं, राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, मैं बताता हूँ क्या था। आपने ना 16 महाजनपदों का नाम, तो चलो ये तो शायद टफ पड़ेगा आपके लिए। नो सर, पढ़ा है, क्लास 6 पढ़ा है, 16 महाजनपद। यस सर, सुना हो। यस सर। हाँ, तो 16 महाजनपद सर इसमें प्रमुख मगध था।
सबसे बड़ा तो मगध ही था, उसके अलावा बहुत सारे थे। ठीक है, शूरसेन हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया। क्या हुआ कि जितने भी ये 16 महाजनपद थे ना, उसमें से एक बहुत सॉरी 2 वज्जी और शायद दूसरा था एक और था, कोई कौशल था या क्या था। ठीक है, ये 2 जनपद ऐसे थे यहां पर इलेक्शन के थ्रू लीडर चुने जाते थे, और एक बार में एक लीडर नहीं होता था, शायद 4-5 लीडर होते थे। ऐसा होता था, राजा नहीं होता था, मतलब बहुत सारे राजा होते थे, ग्रुप ऑफ राजाज होते थे एक ही राज्य के। तो शुरू बहुत कहना चाहिए बहुत माइन्यूट एरिया में इंडिया में ऐसा था, रिपब्लिक वाली बात थी, जहां लोगों की इस बात को माना जाता था कि भाई जो लोग चाहेंगे वो वहां पर रूल करेगा। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद आते आते वो किंग एक पूरे उसमें अगर देखा जाए तो फिर मगध का शासन जो था वो बड़े बड़े एरियाज पे आने शुरू हो गया, मौर्य वंश आ गया, उसने पूरा एरिया कब्जा लिया, फिर काफी ज्यादा एरिया में वो पूरा मौर्य वंश का शासन हो गया। फिर उस वैसे वैसे धीरे धीरे मोनार्की इंडिया में आगे बढ़ती रही, जब तक कि ब्रिटिशर्स आ गए, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद फिर प्रिंसली स्टेट्स तक वही रहा। फिर लास्ट में फिर जब 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए हैं प्रॉपरली, तब फिर यहाँ से प्रॉपर डेमोक्रेसी आई है। ठीक है, हाँ। और फिर उन महाजनपद में बस क्षत्रियास को खड़े होने का मौका मिलता था, फिर जो अलर जो कास्ट सिस्टम में जो अलर है उनको भी खड़ा होने का मौका बेटा सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्षत्रियास को ही मौका मिलता होगा वज्जी में, और कौशल में शायद सबको मौका मिलता था, मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। ऐसा किसी राजा के बेटों को ले लिया, उनमें से चूज कर लो कि कौन सा आपको रखना है। ऐसा भी होता था। उसके अलावा और भी मैं बताता रहा हूँ, एक बार में कोई एक राजा नहीं होता था, जैसे समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक राजा नहीं होता था, देवर पीपल, मतलब बहुत सारे लीडर्स होते थे। जैसे आज एक प्रधानमंत्री होता है ना, उसके अलावा एक गृह मंत्री भी होता है, हमारे पास होम मिनिस्टर भी है, उसके अलावा हमारे पास एक डिफेंस मिनिस्टर भी है, एक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो इसी तरह से चीजें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड रहती थी। मतलब आपको देखना है, फाइटिंग देखना है, कहीं पे वॉर का देखना है, सारा कुछ शस्त्र वस्त्र मैनेज करने हैं, दूसरी तरफ बंदे को इकोनॉमिक्स वहां पर समझनी है। बाद में आप ये देखोगे तो यही काम थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में जो पेशवा वंश है ना, शिवाजी महाराज के जो वंशज है, Yes, sir. उन लोगों के यहाँ भी इस तरह की बात होती थी कि एक ही बंदे की जगह अलग अलग लोगों को दे दी जाती थी, अलग अलग पेशवा होते थे। बस एक पेशवा नाम का पेशवा होता था, बाकी लेकिन ज्यादातर मेजर डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोग संभालते थे। Yes, sir. और पेशवा भी वो नहीं होता था कि वैसे राजा का सर बेटा राजा पेशवा हो को जाए। प्राइम मिनिस्टर कहते थे। हाँ, और ऐसा नहीं होता था कि पेशवा का बेटा पेशवा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता था। ये सर उसे चुन दिया जाता था किंग के द्वारा। हाँ, चुना जाता था उसे किंग के द्वारा, बिल्कुल सही बात। Yes. तो इंडिया में काफी समय तक ये रहा है, बट चूंकि हम लोग को आदत है कोई भी चीज वेस्ट के नाम पर ले लेने की, हमने वहां से लिया है, हमने वहां से लिया है, तो चैप्टर के हिसाब से फ्रांस में जो शुरू हुआ था वहां से हम लोगों ने इंडिया में वैसे ही नेशनलिज्म की आग हमारे यहाँ फैली। ठीक है, इसको आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, हम लगभग 1920 के आसपास से, कौन बताएगा कि गांधी जी इंडिया में कब आए थे? Sir, 9th January, sir, 9th January 1915, celebrated as NRI Day. NRI Day भी कहते हैं। शाबाश, अभी थोड़े दिनों पहले 1915। यस सर। बहुत बढ़िया। प्रवासी दिवस या एनआरआई डे, हिंदी में प्रवासी दिवस, इंग्लिश में एनआरआई डे। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं। एनसीईआरटी में तीनों साथ में दे दी गई हैं दिखाने के लिए कि कैसे मतलब मिली जुली है, पर मेरे हिसाब से ये तीनों थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 अगर देखा जाए तो बेसिकली 14 से लेके 18 तक रहा है, और जिसकी शुरुआत जो 1913 से शुरू हो गई थी हल्की हल्की। ठीक है, यस सर। ऑन द कॉन्ट्रेरी
गांधी जी इंडिया में आए हैं 1915 में, 15 में। ठीक है। 15 में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में लोग हमारे इंडिया के जा रहे थे लड़ने के लिए और वो ऐसा चाहते नहीं थे, तो उसे रोकने के लिए वो गांधी जी यहाँ आ गए। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे थोड़ा सा अलग है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गांधी जी को तब तक कोई नहीं जानता था। सर मैंने तो ये सुना कि एम के गांधी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की शायद अनशन पे बैठ गई थी, अगर इंडियंस लड़ेगी तभी वो अनशन तोड़ेगी, ब्रिटिशर्स की हेल्प करो जिससे कि वो देश आजाद हो जाएगी सब। तो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ हुआ। देखो ऐसा था, मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से ना समझने की जगह हिस्टोरिकल एंगल से समझेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम वी आर नॉट रीडिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने एक लालच दिया, ये कहा कि ठीक है हम तब ये सब समझेंगे और ये सब करेंगे, आपको इंडिया को फ्री हम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, हम चाहते हैं कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी बहुत हेल्प की थी, तो हमें इंडिया की बटालियंस को चाहिए कि हमारे यहाँ के लड़ें, और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम इंडिया को फ्री कर देंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। तो महात्मा गांधी शायद इस लालच में आ गए कि ठीक है चलो थोड़ा लड़ाई तो पहले से हो रही है, ठीक है करने दो, और तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, तो शायद ये कहते हैं कि वो अनशन पे बैठ गए थे। तो ये एक र्यूमर भी हो सकती है, सच्चाई भी, आई डोंट नो, मैं एक्चुअल में सच बताऊं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेक चलती हैं व्हाट्सएप्स के थ्रू, ठीक है। हमें हर बात पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, फर्स्ट व्हाट्सएप और फेसबुक की हर एक स्टोरी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। यस सर। क्योंकि हमको बेसिकली आंसर लिख करके पेपर में मार्क्स लाने हैं, ना कि हमें पॉलिटिशियन बनना है, ठीक है। ये सर हमें बुक पर ही भरोसा करना चाहिए। हाँ, मतलब इतना जरूर है कि हाँ कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर रहती है इन चीजों में। ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी ने मना किया था, मना तो नहीं किया था, ठीक है। जबकि महात्मा गांधी को एक ही चीज के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी मतलब क्या, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, ठीक है। अहिंसा, परमो धर्मा, नॉन वायलेंस, इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है। और गांधी जी अगर ये कह दें कि ठीक है जाओ लड़ लो, तो ये तो एक अपने आप में वो है ना। और ऐसा उन्होंने कहा भी था। बस मैं ये कहूंगा कि इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं, या तो उनका वो थे ही ऐसे खराब बंदे थे, उतना अच्छे नहीं थे और चीजें खराब कर सकते थे, या फिर उनका लालच था ये कि भाई देश जल्दी आजाद हो जाएगा, मेरा देश बहुत परेशान है, इसके ऊपर 150 साल हो गया, इन लोगों ने लूट रखा है इसको, तो कम से कम ठीक है थोड़े लोग लड़ाई करके कम से कम देश तो मेरा आजाद हो जाएगा। एक ये हो सकता है। तो दोनों ही बातें हो सकती है। आई एम नॉट सो श्योर कि कौन सी बात सही ज्यादा है, ठीक है। सर गांधी जी को तो भूख उस पे हड़ताल के लिए भी अपन जाना हिस्ट्री जाता के है। ऊपर छोड़ते हैं। सर गांधी जी को भूख क्या बोल रहे हड़ताल के लिए भी जाना जाता है। सर गांधी जी को भूख हड़ताल के लिए भी जाना जाता है। भूख हड़ताल के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर एक चीज गांधी जी का व्हाट इज द सेकंड नेम महात्मा गांधी, तो फिर नॉन वायलेंस, यही बोलेंगे ना हम। ओके सर। नॉन वायलेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द नेशनल इंडियन नेशनल स्ट्रगल, ठीक है। मैं नहीं, तुम में से कौन पढ़ेगा, चलो देखते हैं। शुभश्री पाल, Yes, sir. पढ़ो बेटा। Okay. Effects of the First World War on the Indian national struggle. The First World War created an economic and political situation. First, defense expenditure increased, which was financed by war loans. To repay these loans, the British increased taxes, custom duties, and introduced income tax. Second, prices increased. The prices were doubled between 1913 to 1918, which made it difficult for the common people to survive. Third, forced recruitment. The colonial state forced the people to join the army. Several soldiers were recruited from rural areas. This caused widespread anger. Fourth, acute shortage of food. There was an acute shortage of food in several parts of India due to failure of crops. Fifth, spread of influenza epidemic.
About 12 to 13 million people perished in the epidemics and famines, according to 1921 census. The people had hoped that their hardships would end after the First World War was over, but the British took no steps to improve the conditions of the people. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन चूंकि ऐसा कंट्री था जिसने बहुत सारे कंट्रीज पर कॉलोनीज बना रखी थी अपनी, ठीक है, तो जब किसी कंट्री को नुकसान होगा तो वो भरपाई कहां से करेगा? उस कंट्री से ना जहां पे वो ऑलरेडी ले रहा है चीजें, जो उसके अंडर आता है, Yes, ठीक sir. है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसके साथ क्या इशू था कि भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उसे ये पता था कि हमने जो ट्रीटीज लगाई हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, वो कहीं ना कहीं अनफेयर है, और अगर जर्मनी इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा तो हमें फिर उसको लड़ने के लिए, चीजों को करने के लिए हमें फिर से वॉर फोर्स की जरूरत होगी। तो उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा चीजों पे, तो उसे उसने बढ़ा दिया, ठीक है। अब उसे बढ़ाया कैसे? वो वॉर लोन्स लेकर के, ठीक है। लोन कौन दे रहा था पता है किसी को? सर यूएस वो सबसे पहला कंट्री है इन मामलों में। उसका काम ये है पैसे देना लोगों को लोन पे, और बदले में उनसे पैसे ब्याज के साथ लेते रहना, ठीक है। सर एक्चुअली उन्होंने बहुत सारा वीट उगाया था ब्रिटेन के लिए, तो उससे उनको काफी सारे पैसे मिल गए थे। सर वो कंट्री ऑफ क्रेडिटर्स बन गया था। डेटर से क्रेडिटर्स बन गया था। यस सर, और उसके बाद वहां पे मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन वाला भी मेथड अपनाया गया था, ताकि वो और भी ज्यादा अच्छे, मतलब वेल ऑफ हो जाए। हाँ, बाद में जर्मनी ने भी यही कोशिश करी थी मास प्रोडक्शन की, ठीक है, लेकिन हिटलर ने, और बल्कि हिटलर के पीरियड में ही हुआ था ये मास प्रोडक्शन वाला काम, लेकिन यस सर, वॉल्क्सवैगन कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ था। वॉल्क्सवैगन वहीं पे शुरू हुई थी, बिल्कुल सही बात, ठीक सर है। बता, वार लगा किस पे था? हाँ, वार लोन जो ये है, लोन्स किस पे लगे थे? लोन्स लगे नहीं थे, लोन्स लिए थे इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने लोन लिया था। सर किससे? यूएस से, बताया ना अभी तो मैंने। ओके सर। हाँ, यूएस सबसे ज्यादा लोन देता था। ये काम इस समय पर चाइना भी कर रहा है, ठीक है, वो लोगों को लोन दे रहा है, बाद में उन्हें हड़प ले रहा है। बस यूएस ने ये नहीं किया था कि हड़प लिया था, यूएस कहता है आप मुझे पे कर दो, आराम से पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना ये नहीं कहता, चाइना कहता है तो पैसे दो या तो फिर टेरिटरी दो, ठीक है। ऐसा का एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा अगर आप देखना चाहो तो श्रीलंका में एक वो है पोर्ट, वो श्रीलंका को पैसे देकर के उसने कब्जा लिया था, ठीक है। सर श्रीलंका तो पूरा ही कब्जा चुका है चाइना, वहां पे हर चीज चाइना से ही बनती है। और हाँ तो रही, वो मार्केट को कब्जाना इज अ डिफरेंट थिंग, और एरिया को ही कब्जे में ले लेना आपने इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, ठीक है। तो वो उसने किया था। फिर मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी ने भी एक हवाई पट्टी वहां पर वो ले ली, एयरपोर्ट टाइप का, हालांकि उसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है वैल्यू, बट स्टिल कुछ तो कर ही लिया एटलीस्ट। वहां पर ये नहीं है कि अब चाइना उस पे कंट्री पे कब्जा नहीं कर सकता, इतना जरूर कर लिया, ठीक है। चलो वो आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उसको रीपे करने के लिए क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, और एक नया टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स, ठीक है। Yes, the first time introduced. इंडिया में नया टैक्स आया था, इनकम टैक्स। दूसरा, प्राइस इंक्रीज हो गई। 1913 से लेकर के 18 के बीच में जो प्राइस, अगर कोई चीज 10 रुपए की मिलती थी तो वो लगभग डबल हो गई, ठीक है। यस सर। रिक्रूटमेंट फोर्सफुली किया गया, लोगों को बोला गया कि आप ज्वाइन करिए आर्मी, उनको ले जाकर के यहाँ वहां भेज दिया गया, ठीक है। बॉर्डर्स पे अलग अलग रखा गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक एंगर आ गया था, ठीक है, कि भाई जबरदस्ती आप लोग उसे मरने के लिए भेज रहे हो हमारे बच्चों को, तो बुरा लगेगा ना। तो लोगों ने कहा ठीक है, जब मरेंगे तो तुम्हें मार के मरेंगे, ये वाला एक सोच आ गया था। चौथा एक और पॉइंट आया, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब हुआ क्या कि ज्यादातर लोग जो गांव, इंडिया इज अ विलेज कंट्री, ठीक है, कंट्री ऑफ विलेजेस। तो अगर आप गांव के लड़कों को उठा करके आर्मी में भर्ती कर दोगे तो खेती कौन करेगा, ठीक है। तो जब खेती नहीं करने वाले लोग, किसान लोग नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और जब फूड का शॉर्टेज हो जाएगा तो उसका क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा,
यस सर। तो Yes, sir. सौ फूड हो रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो दोनों काम ये होने लगे। यस सर। साथ में हर 100 साल बाद ये कुछ मैंने सुना, एक शायद व्हाट्सएप पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कि 100 साल बाद ये कुछ हर बार एपिडेमिक आ रहा है। यस सर। ये तो पैंडेमिक है सर, ये एपिडेमिक तो नहीं है। पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, है तो बीमारी की वजह से ही, अगर पैंडेमिक भी है तो। यस सर, मैंने भी सुना है कि हर 100 साल बाद आता है ना। तो 1920 में आया था प्लेग, क्या आया था सर? 1920 में से स्पेनिश बर्ड फ्लू, स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू, और प्लेग भी तो शायद ऐसे कुछ आया था सर प्लेग तो बहुत पहले आया था, 18th सेंचुरी, सॉरी 17th सेंचुरी के, नहीं सॉरी 19th सेंचुरी के शुरू में आया था। यस सर, वियतनाम में भी उसका इफेक्ट देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो उन लोगों ने चूहे की पूंछ काट काट के दिखाना शुरू कर दिया था जो। यस सर, ब्यूबोनिक प्लेग। पैसे कमाए। यस सर, ब्यूबोनिक प्लेग के लिए। सर। अच्छा, लोगों को उम्मीद ये थी कि भैया अगर एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो चीजें शायद बेटर हो जाएंगी, पर इन्होंने तो और ज्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया। युद्ध के खत्म होने के बाद भैया टैक्स लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, चीजें खराब हो ज्यादा। तो उनके दिमाग में एक एग्रेशन टाइप का आ गया। तो वहीं पर एक नए नेता आए भारत में 1915 में, और उन्होंने एक नई टाइप की पॉलिटिक्स कह लो या फिर एक स्ट्रगल कह लो, वो शुरू किया। ठीक है, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है सर, ये जो इंडियन आर्मी में जितने भी मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी, उसमें जितने भी इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं म्यूटिनाई कर देते थे? कोशिश तो की थी, याद करो 1857 में मंगल पांडे जो थे वो कौन थे? यस सर, मार्च में की थी ना। हाँ, शायद 10 था। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने पहले युद्ध करके देख लिया था, और उनको लगा था कि हम जो है वो यूनाइटेड नहीं है उतने, जैसे कि आप देखोगे, और जो कि मुझे लगता भी है एक तरीके से। सर 1857 में सिंधियाज, होलकर्स, पंजाब के पटियालास और एक और कोई कम्युनिटी ने जो है वो दगा कर दिया था, इस वजह से हार गए थे। वो तो है ही। साथ में एक चीज और देखो ना, अब दगा वाली तो चीज बाद में आती है, पहले यूनिटी की बात अगर हम करें तो सबके अपने अपने पर्सनल रीजन थे। कोई भारत को फ्री नहीं कराना चाहता था अंग्रेजों से। लोग चाहते थे कि मेरी जो एरिया है, जैसे रानी की लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो वो चाहती थी कि मैं अपनी झांसी को बचा लूं, राइट। वहीं आप नाना साहब पेशवा की बात करेंगे तो उनका अलग जो बिठूर वाला इलाका है वो उस पे चाहते थे। लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है वो लखनऊ का अपने टेरिटरी बचाना चाहती थी। ठीक है, और इस तरह से मतलब जगदीशपुर से जो अपने कुंवर सिंह थे वो अपना जगदीशपुर वाला एरिया बचाना चाहते थे। ठीक है, तो सारे जितने भी ये थे, ये सब अपने अपने एरियाज को बचाना चाहते थे। कोई ये नहीं चाहता था कि हम पूरे इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगा दें। ठीक है, एक तो ये हो गया प्रॉब्लम, साथ में ऊपर से बिट्रेयल और हो गया। सिंधियाज, होलकर, महाराजा पटियाला, इन लोगों ने उसे बैक वही नहीं किया, बैक स्टेप कर दिया बल्कि। ठीक है सर, यूनिटी नहीं थी। यूनिटी भी नहीं थी और बैक स्टेपिंग भी हो गई, दोनों ही बातें। यस सर, फर्जी। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आइडिया और सत्याग्रह की बात करते हैं। ठीक है, शायद नहीं। सर कई लोग तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम लोगों को आजादी मिली। मैं देखो, मैं बहुत पैचवर्क माना जाएगा ना, सभी ने कुछ ना कुछ किया। मैं हार्डकोर नेशनलिस्ट हूं, बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हूं, लेकिन मैं भी ये बात कहूंगा कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ रोल जरूर है हर चीज में। ठीक है, यस सर, थोड़ा थोड़ा सबका रोल है। यस सर, हम ये नहीं कह सकते किसी एक ने आजाद करा है। हाँ, अगर एक से आजाद होता तो एक आदमी तो बहुत बार पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। आप इतने लोगों 30-40 से ऊपर स्टूडेंट है क्लास में, अभी 40 बच्चों का आइडल अगर आप पता करोगे तो कम से कम 10 या 15 लोगों को अपना अपना कोई लोग फेवरेट बताएंगे। कोई शायद भगत सिंह को फेवरेट बताएगा, कोई सुभाष चंद्र बोस को बताएगा, कोई चंद्रशेखर आजाद को बताएगा, कोई महात्मा गांधी को बता सकता है, कोई नेहरू को बता सकता है, कोई मतलब अलग अलग लोगों को बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बता सकता है, कोई पेशवा को बता सकता है, नाना साहब पेशवा को, कोई तात्या टोपे को बता सकता है। तो सब लोग अपना अपना, मंगल पांडे को भी शायद कोई बता दे। ठीक है,
तो सबका अपना अपना हीरो होगा, कुछ लोग वीर सावरकर को बता देंगे, ठीक है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, सबका अपना अपना इन्फ्लुएंसिंग वो होता है कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मैं फ्रीडम फाइट के लिए क्रेडिट ना दूं, सिवाय एक दो लोग को छोड़ करके। उन्होंने फ्रीडम फाइट में कोई योगदान नहीं दिया, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। यस यस सर। यस सर। चलिए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ना है, तो कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा? ओके। अश्मित पढ़ोगे? Yes, sir. पढ़ो। Yes, sir. The idea of satyagraha. Satyagraha, method of mass agitation, means appeal for truth. M.K. Gandhi arrived in India on 9th Jan 1915 from South Africa. M.K. Gandhi believed that this idea of non-violence can unite all Indians. He organized 3 satyagraha in India. First, Gandhian कितना है? mass एक सेकंड, तू फिर से पढ़ जरा सेकंड और थर्ड लाइन। M.K. Gandhi arrived in India on क्या 9th लिखा है Jan. सामने? Sir, महात्मा। और तू क्या पढ़ रहा है? एमके। क्यों? सर बात तो वही है, मेरे को वैसे वो सही लग रहा था, मैंने ऐसे बोल दिया। अच्छा, समझ रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे से महात्मा कहो या मोहनदास करमचंद गांधी कहो, उस बात से गांधी की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस सर। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम चाहे किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, चाहे किसी को भी, लेकिन हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, उसमें अपनी बेइज्जती है, ठीक है। अपने कर्मों से अगर किसी इंसान को आप नीचे कर सकते हो तो बात अलग है। अपने शब्दों से किसी इंसान को नीचे किया तो क्या नीचे किया बच्चा? यस सर। है ना बेटा? क्या बात कही सर। ऑलराइट, मैं ऐसे अच्छी बातें बहुत फुल नेम करा और ऐसे नहीं करा कि सिर्फ सरनेम बोल रहा हूं। सर इसलिए मैंने उनका फुल नेम बोला एक तरह से, और ये भी नहीं कहा कि सरनेम क्या था। डिसरिस्पेक्ट अब वो मैं समझ रहा हूं, मैंने इसीलिए तेरे को ये बात बोली कि जो बोलना है बोलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि क्या बोल क्यों ऐसा रहा है, बस वो मैं समझ गया तेरे बोलने से ही। बट मैंने जो बात बोली उस पर ध्यान रखना कि हम इसे चाहे गांधी बोले या गांधी जी बोले या महात्मा गांधी बोले या मोहनदास बोले या कुछ भी बोले, उस बात से गांधी जी की इमेज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या ऊपर से आके बोलने वाले कि भैया ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग उस एरा को बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने तो, अगर हम देखा जाए तो, अगर हमारा कोई शत्रु भी है, राम को देखा जाए तो राम का शत्रु रावण थे, पर रावण को भी उन्होंने तू तड़ाक से या इस तरीके से कभी वो नहीं बोला, ठीक है। उनसे भी कुछ चीजें सीखी ही होंगी हम लोगों ने, है ना? यस सर। और दशहरा में उनके पैर भी छूते हैं, सभी करते हैं रामलीला में। तो हम तो शत्रु को भी सीखते हैं, उससे भी सीखते हैं। तो ये तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। मैं कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इन्होंने भी 2-3 चीजें ठीक की हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। 2-3 चीजें क्या, 2-3 चीजें खराब भी बहुत ज्यादा की हैं, और वो ऐसी खराब कर दी हैं कि शायद कभी रिपेयर नहीं हो पाएंगी वो, मुझे लगता है। महात्मा गांधी के 1-2 स्टेप्स ऐसे हैं कि वो जीवन में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान उसे कभी रिकवर कर पाएगा। वो इतना गहरा घाव देते हैं। सर एक बताओगे? ये जो खिलाफत मूवमेंट है ना बेटा, ये उसका एक पार्ट है। ओके सर। वो ऐसा बीज उन्होंने ऐसा बो दिया कि वो पेड़ अब कभी कटेगा नहीं। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान से कभी वो चीज कट पाएगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, ठीक है। तो ठीक है, शत्रु अगर तुम इन्हें मानते भी हो अपने, तो जाने दो, क्या दिक्कत है यार, अपने आराम से, ठीक है। रेस्पेक्ट यूनाइट किया था ना मुस्लिम्स और हिंदूज को, तो सर उसमें बेटा मैं अभी जब उसे पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि क्या उसमें अंतर क्या है दोनों चीजों में, यूनिटी में और प्लेइंग टुगेदर में क्या अंतर है, दोनों को हम समझेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो पढ़ो, आप दोबारा से पढ़ो शुरू से। आइडिया सर फ्लो चार्ट से स्टार्ट करूं? शुरू से आइडिया ऑफ सत्याग्रह। The idea of satyagraha. Satyagraha, method of mass agitation, means appeal for truth. M.K. Gandhi arrived in India on 9th Jan 1915 from South Africa. M.K. Gandhi believed that this idea of non-violence can unite all Indians. He organized 3 satyagraha in India. First, Gandhian mass movement in India.
1917 Champaran against oppressive plantation system. 1918 Kheda due to crop failure and epidemic revenue. 1918 Ahmedabad cotton mill workers demanded increase in wages and bonus. सर इसे मेरी बुक में 1917 है दोनों में, और यहाँ पे दो 19 खेदा में 1917 दिया तुम सर खेड़ा भी 1917 ही मेरे हिसाब से खड़ा 1918 ही है, 1917 लेट मी सी कंफर्म जस्ट सर वो और सर वैसे चंपारण का भी ओरिजिनल 1916 ही है। सर एनसीईआरटी में दो डेट दिए हैं, पुरानी एडिशन में दूसरी है, नई एडिशन में दूसरी है। देखो खेड़ा सत्याग्रह अगर आप गूगल पे देख रहे हो तो वो 1918 दिखा रहा है, और मुझे भी पता था कि मेरे हिसाब से भी 1918 ही है। ठीक है, यस सर एनसीईआरटी गलत है। ये 22 मार्च से लेके 5 जून तक रहा है मेजर जो रहा है सर, पर लेकिन हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, एनसीईआरटी लिखनी पड़ेगी। करंट एनसीईआरटी नई वाली है किसी के पास? बिल्कुल नई वाली एकदम। यस सर मेरे पास है, मेरे पास भी नहीं करी कभी। हाँ तो अगर वो है तो जो एनसीईआरटी में लिखा है फिर हमें वही मानना पड़ेगा बेटा। ओके ठीक है, अहमदाबाद मिल 18 में हुआ है, 1918 में। ठीक है सर हमें चैलेंज करना चाहिए एनसीईआरटी को। चैलेंज हाँ कर सकते हो आप, उसको लिखकर भेज दो कि भैया ऐसे ऐसे है, ये देखो ये डेट्स है, आप इसको वो करो, तो करते हैं वो लोग, चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। अपडेशन तो आता ही है, अपडेट करना ही होता ही है, और क्या है। ठीक है, महात्मा गांधी जब यहाँ आए इंडिया में तो उन्होंने साउथ अफ्रीका से, सबको पता है 9 जनवरी को आए थे। सत्याग्रह का मीनिंग सत्य का आग्रह, लाइक अपील फॉर ट्रूथ। ठीक है, उनको ये बिलीव करना था, वो ये जानते थे कि भैया, उनको ऐसा लगता था कि इंडिया जो है वो तभी फ्री हो सकता है जब हम बिना लड़े इनसे नॉन वायलेंस के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो शायद इंडिया जल्दी फ्री हो जाएगा। 2 बातें हैं इसके पीछे भी। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी को ये अच्छे से पता था कि सबको लड़ाना एक साथ मिला करके तो पॉसिबल है नहीं आसानी से, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इंडिया के पास उतनी पैसे और पावर बचा नहीं है, ना ही कोई उतने अच्छे प्रिंसली स्टेट्स के राजा के पास इतना पावर बचा है कि वो सबको यूनाइट करके सबके लिए आर्म्स एम्युनिशंस का व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इसलिए ऐसा किया था, पहला। दूसरा चीज, उन्होंने 3 सत्याग्रह किए। पहला चंपारण में, वहां पर इंडिगो फार्मर्स थे, उनको प्लांटेशन का जबरदस्ती, उनको कहते थे कि आप जबरदस्ती काम करवा रहे थे खेतों में, तो उसके बारे में बात किया। दूसरा खेड़ा में, वहां पे भी क्रॉप फेलियर एपिडेमिक का नाटक हुआ था, तो उसकी वजह से भी वहां पर भी खेड़ा में किया था। और तीसरा है अहमदाबाद में, कॉटन मिल वर्कर्स थे, तो उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि भैया हमारा वेजेस बढ़ाओ और हमारा बोनस दो, तो उसके लिए भी उन्होंने मिल वर्कर्स के साथ मिलकर के एजिटेशन किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए मेरे से इतना ही है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। यस सर, नेक्स्ट रोलेट है। ओके सर, रोलेट एक्ट से याद रखेंगे। ठीक है, यस सर। ऑलराइट बच्चों, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या सर? किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लेना वरना। सर एक बार आप फर्स्ट चैप्टर करा देना यूरोप में। यूरोप में नहीं, मैं अभी जो आज अभी पढ़ाया उसके लिए बात कर रहा हूँ सर, उसमें तो नहीं है कोई डाउट। चलो तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट। सर यूरोप में कह रहा है वो, यूरोप में करवा देना। सर करवाऊंगा तो मैं इंडिया में ही रहूंगा, मैं यूरोप में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूरोप चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, यस सर यूरोप। सर गुड इवनिंग सर। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। बाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय।